Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे सब लोग? Hope so आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। हम बता देंगे हम भी बहुत अच्छे हैं। Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग? Hope so आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत अच्छा इसके लिए हूं क्योंकि आपको पता है आज सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का रिजल्ट आया। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, जल्दी जल्दी हो गए तो रिजल्ट कम आएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा। और आज के रिजल्ट में मैं आपको दो लोगों से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 एंड रैंक 3 स्कोर किया है सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में। तो ऑल इंडिया रैंक 2 जो लाया है वो यज्ञ चांडक है, उन्होंने लाया है, एंड हिरेश काशीराम का ने ऑल इंडिया रैंक 3 लाया है। तो सबसे पहले यज्ञ बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि रैंक लाना एंड रैंक में भी टॉप 3 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले मैं यज्ञ से जानना चाहूंगा, यज्ञ कैसे पता चला रैंक आया है और कैसा लगा उसके बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एंड सर जब रिजल्ट आया था उसके 10 मिनट्स पहले मुझे आईसीए प्रेसिडेंट का कॉल आया था। तुम क्या कर रहे थे तब कॉल आया? सर तभी मैं प्रिपेयर्ड था कि मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो मैं मतलब मेरे मूड में था कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं अब। एंड मम्मी थोड़ा घर का काम कर रही थी, तो फिर प्रेसिडेंट सर का कॉल आया और ट्रू कॉलर पे बताया था सी रंजीत कुमार अग्रवाल सर। एंड मैंने उठाया and then he told me Yagya Chandak, congratulations, you secured all India rank 2 in CA intermediate and you scored 526 out of 600 and God bless you for the future. And then मैंने उनको थैंक यू बोल के फोन रख दिया एंड देन सीधा मम्मी को हक किया एंड हम दोनों रो रहे थे, बस वही था फीलिंग। राइट। एंड हिरेश तुम्हारे साथ क्या हुआ जब रिजल्ट आया और भाई साहब ऑल इंडिया रैंक 3 कैसे पता चला? So similar, I got a call from the president sir 10 minutes before my result came out, and I was expecting the result at 11 o'clock. So I was going to a temple with my brother and dad, and I was crossing the road and standing on the divider, and that's when I received a call from an unknown number. And when I saw the Truecaller, it said ICI President Ranjit Kumar sir, and I immediately picked up the call and he shared the good news with me, and we were all very happy. And divider पे like I jumped with joy. So oh nice. Yes. Very good. तो जैसे ही रिजल्ट आता है और रिजल्ट में रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। आप शायद अभी आपकी एज बहुत छोटी है तो आप उसको नहीं पता कर पाओगे, बट यू डिड द फैंटास्टिक जॉब, आपने बहुत अच्छा किया। यज्ञ सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक यू वर एक्सपेक्टिंग कि भाई रैंक आएगा और वो भी सिंगल डिजिट रैंक टॉप 3 में आएंगे, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था? सर बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरे एग्जाम जैसे गए थे उससे इंडिकेशन था कि रैंक आ सकती है, बट टॉप 3 में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड ऑल इंडिया रैंक 2 तो बिल्कुल भी नहीं किया था, ये जस्ट ग्रेजुअली हो गया था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड हिरेश तुमने? सर रैंक एक्सपेक्ट किया था पोस्ट द पेपर्स, बट ऑल इंडिया रैंक 3 आई नेवर एक्सपेक्टेड। So I was very happy after I heard that I've got all India rank 3. वेरी गुड। ओके, आप लोग मुझे ये बताइए कि जैसे इस बार एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद 1 महीना पोस्टपोन हो जाएंगे एंड ऑल ड्यू टू द इलेक्शन एंड ऑल। तो जब आपको पता चला कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए तो व्हाट वाज योर फीलिंग? कि आपको लगा था कि यार हो जाते तो अच्छा होता, या नहीं हुए तो ठीक है? सर तो मैं तो मतलब प्रिपेयर्ड था, बीट एनी सिचुएशन, एग्जाम्स मई में हो या फिर मई एंड जून में चालू हो, बीट एनी सिचुएशन हमको हमारे साइड से प्रिपेयर रहना है। अब वी कैन नॉट ब्लेम आईसीआई फॉर दिस बिकॉज इलेक्शंस भी थे, तो आईसीआई का डिसीजन था कि एग्जाम्स मई में लेने। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो गुड डिसीजन था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी आप बर्न आउट हो जाते हो। मतलब आप वैसे ही 3 महीना कंटिन्यूसली इंटर का स्टडीज कर रहे हो एंड और फिर एक और महीना पढ़ना, बार बार वही चीज़ें पढ़ना बोर हो जाता है, आप बर्न आउट हो जाते हो। तो मेरे लिए तो मतलब बेनिफिशियल था कि एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। I agree with Yagya completely. So we should always prepare for the worst. So mind में हमेशा यही था कि second में the exams will start. So accordingly I was preparing and I was actually happy that the exams weren't postponed because the tempo falls down after postponement. So I was happy that the exams happened on second May. राइट। ओके, जैसा मुझे पता चला कि लाइक आप लोगों की मुंबई से हो, पहली चीज तो दोनों ही मुंबई से है, मैं बता दूं आपको, और मुंबई में मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर, आधे घंटे का डिस्टेंस है। तो आज हम मिल रहे हैं यहाँ पे, पार्टी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जैसे कॉलेज भी चल रहा है आपका, तो कॉलेज के साथ स्टडी मैनेज करना एंड ऑल, तो कैसे कर लेते हो आप ये लोग?
तो सर मैं HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से था. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक कॉलेज इन दिस मैटर बिकॉज कॉलेज ने अटेंडेंस का कोई इशू नहीं किया था. हम लोग FI BCom में थे तो अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था. हम लोग सिर्फ एग्जाम्स देने गए थे मेनली एंड कॉलेज वाज वेरी कोऑपरेटिव इन दिस. सो आई वुड लाइक टू थैंक कॉलेज फॉर दैट. सेम HR कॉलेज. Yes. So तो दोनों ही HR कॉलेज से मुंबई में, और मैं भी मेरी साइड से HR कॉलेज को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतने अच्छे अच्छे रैंकर है वो HR कॉलेज से निकल के आ रहे हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताओ यज्ञ कि लाइक जब क्लासेस चलती है तो आप दोनों ही मुंबई से हो. मुंबई में फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है, आपके दोस्त फेस टू फेस जा रहे होंगे, बट यू सेलेक्टेड द ऑनलाइन. मैं आपको बता दूं यज्ञ और हिरेश ने दोनों ने ऑनलाइन क्लासेस लिया था, पेन ड्राइव, राइट? तो व्हाई यू सेलेक्टेड द ऑनलाइन पेन ड्राइव क्लासेस देन फेस टू फेस? क्या रीजन था उसके पीछे? सर इसमें आई हैड माई ब्रदर टू गाइड मी क्योंकि उसने ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड किए थे ड्यूरिंग हिज इंटर एंड ही टोल्ड मी कि वहाँ पे ऐसा रेस होता है. मतलब दे आर जस्ट इन द रेस टू कंप्लीट द पोर्शन एंड इतना एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज नहीं देते. मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो बोलते हैं वो इतना नहीं मिलता क्योंकि वो लोग रश में होते हैं टू कंप्लीट द पोर्शन. तो इसलिए ही सजेस्टेड मी कि यू गो फॉर ऑनलाइन एंड बस डिसिप्लिन मेंटेन करना रहेगा ऑनलाइन में एंड बाकी तो लेक्चर्स आपको देखने हैं आराम से, आप ग्रास्प भी कर सकते हो एट योर ओन पेस एंड स्पीड. सो इसलिए मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया था. यस, तो मैं हिरेश से ये पूछूंगा, हिरेश जब तुमने क्लास ऑनलाइन चालू किया होगा तो उससे पहले आई थिंक फेस टू फेस में ऑलरेडी अर्ली बैचेस चालू हो गए होंगे, बहुत सारे फ्रेंड ऑलरेडी क्लास जा रहे होंगे और अपन घर पे ही बैठे हैं, एक लैपटॉप के सामने बैठे हैं. तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार शायद ऑनलाइन क्लास लेके कुछ गलती तो नहीं की है? सर ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड मुझे फोमो हो रहा था कि बिकॉज ऑल माय फ्रेंड्स हु आर विथ मी इन माय कॉलेज दे ऑल हैड टेकन ऑफलाइन क्लासेस इन डिफरेंट क्लासेस. सो आई वाज फीलिंग लेफ्ट आउट कि आई वाज द ओनली वन हु हैड टेकन ऑनलाइन क्लासेस. बट इवेंचुअली आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी विथ ऑल द टीचर्स दैट आई हैड ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन क्लासेस. ओके, सो यज्ञ जैसे तुमने क्लास लिया और जब आज सच में मैं आपसे मिला और मैं बात कर रहा था कि टेक्स्ट में आपने 95 स्कोर किया. मैं हमेशा ये बोलता हूँ क्लास में कि 95 में तो 2 बच्चे पास हो जाते करके, ठीक है? तो तुमने अकेले 95 स्कोर किया टैक्सेशन के पेपर में. आई थिंक हाईएस्ट इज टैक्सेशन. यज्ञ के टोटल मार्क्स 526 है और उसमें 95 मार्क्स टैक्सेशन में है. तो भाई ऐसे कैसे किया? सर टू बी ऑनेस्ट मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया था, इतना रटाफिकेशन पे फोकस नहीं किया उसमें. एंड टैक्स में मतलब मुझे भी इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 95 आ जाएंगे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 70 to 80 बट 95 मेरे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो आई वुड जस्ट से कि अगर आपको टैक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आप टोटल इनकम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज उसका ही होता है एंड वो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. एंड अभी तो DT IDT भी 50-50 हो गया है तो GST पे भी इक्वली फोकस करिए क्योंकि GST बहुत स्कोरिंग रहता है. एंड DT में भी TDS TCS कभी छोड़ना मत क्योंकि 4 मार्क का कंपलसरी आएगा ही आएगा. तो कैसे भी करके ही जाना. इन शॉर्ट कवरेज आपका होलसम होना चाहिए, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए टैक्सेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए. वेरी गुड. एंड हिरेश, टैक्सेशन में हिरेश ने 85 स्कोर किया है. एंड कैसे लाइक जैसे MCQs है, MCQs कैसे मैनेज किया आपने? और MCQs में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं. तो हाउ यू मैनेज द टैक्सेशन MCQs? सो मैंने स्पेसिफिकली MCQs के लिए ऐसा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं किया था. फोकस वाज मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस बट नॉट मच. एंड आई थिंक इट्स अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ओनली बिकॉज after all it comes from the syllabus only. So if you know the concept you can attempt any MCQ in the exam. Exactly. And हिरीश, मैं एक साथ एक चीज और पूछना चाहूंगा. जैसे ऑडिट में आपने 91 स्कोर किया एंड शुभम केसवानी सर से आपने ऑडिट का क्लास लिया था तो 91 स्कोर किया बिकॉज ऑडिट ऐसा पेपर है जिसको बच्चों को, बहुत सारे इंटर के बच्चे, बिकॉज फाइनल के बच्चों को तो ऑडिट समझता है क्योंकि उन्होंने ऑफिस में कर रखा होता है, बट इंटरमीडिएट के बच्चों को ऑडिट समझना इज वेरी डिफिकल्ट. हाउ यू प्रिपेयर योर ऑडिट पेपर? टेल मी. So first of all, thanks to Shubham Keswani sir. I think his classes had a good mix of fun learning as well as practical experience, which he had he had experienced during the Big Four articleship. So I think he helped us a lot, and he made the subject very interesting and engaging. So automatically वो interest आने लगा था audit में कि नहीं यार बोर तो नहीं हो रहा है, मजा ही आ रहा है. So, and I used to revise every day after his classes. So, after his classes were done, I used to give 15 minutes to understand and try to remember what all he had taught during the class. So, I think that helped me during the next revision because automatically, धीरे-धीरे you start to recall things. And after a point, 1.5 days में आप पूरा revise कर पाते हो. So, I think that is the key to audit paper.
एग्जैक्टली एंड जब क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, दोनों से मैं पूछूंगा, क्लास कंप्लीट होने के बाद में अपने पास 2-3 मंथ का टाइम मिलता है। जब आपकी क्लासेस कंप्लीट होगी 2-3 मंथ आप अकेले हो, एक रूम में बैठे हो, सिर्फ आप पढ़ रहे हो। हाउ यू मैनेज योर सेल्फ स्टडी? बिकॉज देखो अल्टीमेटली हम प्रोफेसर है, हम आपको पढ़ाते हैं, हमारा रोल 5% है, 95% इज योर रोल। तो आपने वो जो स्टडी पीरियड था उसको कैसे मैनेज किया, एंड क्या ऐसी चीजें हैं जो आप इनको बताना चाहोगे? बिकॉज इस बार क्या हो रहा है ना, एग्जाम नवंबर में नहीं हो रहा, लाइक सितंबर एग्जाम के बाद जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं नवंबर में, जिनका एग्जाम था वो जनवरी में जा रहा है, सो दे आर गोइंग टू गेट द गुड टाइम, एडिशनल टाइम। तो आपने सेल्फ स्टडी में कैसे प्लान किया, क्या करना चाहिए, और आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो सर आई वुड एडवाइस कि जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होती है, जो फर्स्ट रिवीजन होता है ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी, उसको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। मतलब उसमें एक भी चीज नहीं छोड़नी है, सब कुछ कवर करना है। एंड उसमें भले ही मतलब उसमें आपका प्लान होना चाहिए टेंटेटिवली कि हमको 1.5 मंथ में या 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है फर्स्ट रीडिंग, बट हमेशा उसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना एंड जितना प्रैक्टिस कर सकते हो लिख के उस पर फोकस करना। क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट्स लिखना कम कर देते हैं प्रैक्टिकल में भी, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छा, ताकि आपके पेपर्स भी ना छोटे एंड ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिमाग में आए। एंड सेकेंडली आपका एक रफ प्लान होना चाहिए कि मुझे इस टेन्योर में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही है। एंड पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि एक दिन में मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्ट्स लेना, उससे ज़्यादा आपके मतलब माइंड कोप अप नहीं कर पाएगा उससे। तो आपका एक रफ प्लान होना चाहिए, बाकी नॉर्मली रोज 10 आवर्स का सेटिंग करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। मतलब कितनी बार रिवाइज करना पड़ता है एक सब्जेक्ट को? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने सबसे ज्यादा रिवाइज किया था कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में भी पर्टिकुलरली डीटी, क्योंकि बहुत डर लगता था डीटी से। मैंने पहले के पेपर्स देखे थे, मेरे को कुछ आता ही नहीं था उसमें कि क्या हो रहा है, मैं उसमें फेल हो रहा था मॉक टेस्ट में। तो मैंने टैक्सेशन डीटी पर्टिकुलरली करीबन 7-8 बार रिवाइज किया होगा। एंड जो बाकी कॉस्टिंग भी मैंने थोड़ा 7-8 बार रिवाइज किया था। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूडिंग 1.5 डेज वाला रिवीजन मैंने 5 टाइम्स किया था। 5 टाइम्स रिवाइज किया था। एंड दिन में कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी? तो सर इफेक्टिवली 8 to 10 आवर्स के बीच में रिवॉल्व करता था। बस एग्जाम का जब प्रेशर आया वो 1.5 डेज के टाइम तो मतलब कुछ काउंटिंग नहीं था, कितना भी जाए चलेगा, बस पोर्शन कंप्लीट करना है। राइट। एंड हिरेश, तुम लास्ट के जो 2-3 महीने का स्ट्रेटेजी कैसा था? So actually I had made a plan कि इतने इस सब्जेक्ट को इतने दिन देना है। So first I made the plan कि इतने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। And during the first reading only, when I had studied during the online classes, I had marked the sums which I need to revise in the next revision. Okay. And after the first revision I eliminated the sums which I could recall. तो ऐसे eliminate हो जाते थे questions, and that made me revise the entire subject in 1.5 days. Good. And I think during the self study time I had taken one subject per day only, because उसमें in depth we can go in the subject, and फोन को रूम के बाहर रखता था ताकि नो डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज वंस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वो टेम्पो वापस आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है आई थिंक। सो दैट हेल्प मी अलॉट, एंड आई थिंक मॉक टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैड गिवन 2 मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट. So I think that helped me during the exams to manage the time well, because one is you know what to write, but the other thing is if you can finish the writing part in 3 hours. So I think that is also crucial. Right. So mock tests helped me a lot. And कितने multiple revision हुए थे हर subject के? So I didn't focus on the number of revisions, but I like to do the in-depth revision. So I had done 2 revisions per subject. Oh, very good. Yes. Nice. And mock test paper तुमने दिए थे? यस सर, तो इस बार तो मतलब न्यू कोर्स था, तो मैंने कोई सा भी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी, क्योंकि मुझे वो थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी लगता है। उसमें वो लोग भाई कुछ भी थोड़े बहुत बाहर के क्वेश्चंस डाल देंगे, बाकी सब सिमिलर होते हैं। तो मैंने ICI के ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे दोनों। एक मैंने पहला मॉक टेस्ट सेकंड रिवीजन में अटेम्प्ट किया था, एंड सेकंड मॉक टेस्ट जो था 6 सब्जेक्ट्स का, वो मैंने थर्ड रिवीजन में, लास्ट रिवीजन में किया था। एंड आई वुड से दिस टाइम जो ग्रुप 2 के मॉक टेस्ट थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगे थे मॉक टेस्ट। तो उससे मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया था। लाइक आई कैन इवन से मेरे को ऑडिट के मॉक टेस्ट में पहले वाले में से 50 आए थे 100 में से। तो मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मेन एग्जाम में तो पास भी नहीं होगा अगर मॉक टेस्ट में 50 आ रहे तो उससे बहुत घबरा गया था। बट ये भी था कि मोटिवेशन मिला, कि आई ओपनर था मेरे लिए कि और प्रैक्टिस करना है और थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा मुझे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी ICI के मॉक टेस्ट को एक बार सॉल्व करके देखिए। आई अग्री थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न वैसा डिट्टो नहीं आएगा एग्जाम में, बट एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया कि आप कैसे पेपर लिख सकते हो एंड कौन सा क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपको अलॉट करना है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी एसेंशियल।
एग्जैक्टली एंड जब आप घर पे बैठे हो, आप दोनों ही बहुत छोटे हो एज में करके, ठीक है, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, वो घूमने जा रहे होंगे, रिलेटिव के कुछ शादियां होती है, आपने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस की होगी, तो कभी ऐसा लगा नहीं यार क्या कर रहे हैं हम लोग यार, शायद कुछ चलो घूमने चले जाते हैं, ऐसा कभी हुआ? तो सर मतलब मेरे जो हम लोग का 7 लोग का एक बहुत अच्छा सर्कल है, तो उसमें सीए वाला सिर्फ एक ही दोस्त है, तो बाकी सब नॉन सीए फ्रेंड्स हैं। तो ऑफ कोर्स वो लोग भी इतना नहीं मिलते थे क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में बिजी होते हैं, बट हम लोग कभी ऐसा किसी का बर्थडे आ गया तो पार्टी में जाते ही थे हमेशा। बट मैंने वो लास्ट के 4 मंथ में कंप्लीटली अवॉइड किया था। मैंने क्या किया था, मैं जैन में मुझे 2 शादी अटेंड करनी थी, तो मैंने वो शादी अटेंड की। उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे अब किधर भी नहीं जाना, सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ना है। चलेगा मैं घर पे खाली बैठे रहो, बट मुझे अब किधर जाना नहीं था कि माइंड डाइवर्ट ना हो। तो मैंने लास्ट के 4 महीने तो मतलब मैं कोई से भी बर्थडे पार्टीज में नहीं गया था, एंड रिलेटिव्स के यहाँ पे भी इतना नहीं गया था, अवॉइड किया था वो ज़्यादा, क्योंकि फिर आपका दिमाग वो सब में डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए बेटर अवॉइड दैट। आपने क्या किया? I think the same. I never used I used to see people going out, hanging out with friends, and even in physical classes, people go out after the classes. But I always had the ambition to score a rank, and I thought that this is needed. I think discipline is the key, ऐसा. And I had that dialogue कि दिन उनका है बट साल मेरा होगा, ऐसा। तो इनका टाइम आया, हमारा दौर आएगा। हाँ तो वही ऐसा मोटिवेट करता था खुद को। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट आई वाज लाइक नहीं यार, ये नीडेड है, सो दिस इज द टाइम टू स्ट्रगल, दिस इज द टाइम टू पुट इन द हार्ड वर्क्स एंड मेक सम सैक्रिफाइसेस फॉर आवर फ्यूचर। तो वही सोचता था हमेशा। यस हम जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं जिसमें अपना जो टारगेट होता है उतना नहीं होता है, एंड अपने को लगता है यार आज का दिन कैसे गया, तो थोड़ा ऐसे डीमोटिवेट सा फील होने लग जाता है, यार पता नहीं क्या होगा। तो हाउ यू ओवरकम दैट एंड अपने आप को वापस से मोटिवेट करना? हिरीश, आई विल स्टार्ट विद यू। यस तो एक्चुअली ऐसा एक दिन आया था, आई थिंक अराउंड मार्च, वेयर आई वाज सिटिंग विद माय बुक फॉर 4 or 5 hours, बट आई डिडंट कवर इवन 2-3 pages properly. Okay. And when my parents saw me doing that, they were like, I was completely burnt out. So then I went for a movie, I spent time with my parents, we went for dinner and all, and that helped me rejuvenate. And then next day I was able to cover up the part, 2-3 days में वो cover हो जाता है. But it's also important that you give yourself the needed breaks, because body ultimately needs a break in between. तुम क्या करते थे? तो सर मतलब मेरा कैसा था, जब भी मैं ऑडिट पढ़ता था ना, मेरे 3-3 घंटे में एक चैप्टर ही हो रहे, सिर्फ इतना मेरा मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था ऑडिट में, क्योंकि बहुत मेरे को एज मतलब नो ऑफेंस टू द सब्जेक्ट, बट मुझे पर्सनली बोरिंग लगता था। होता है, वो सबका होता है। मेरे को भी कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, इसको बहुत अच्छा लगा ऑडिट, तेरे को नहीं लगता, तो दैट इज ऑलवेज। तो इसलिए उस टाइम एफिशिएंसी बहुत डाउन होती थी, एंड मेरा भी अप्रैल में एग्जाम्स के बहुत करीब में 1-2 दिन आए थे जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब सिर्फ बुक लेके बैठे हैं, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है। तो उस टाइम एज ही सेड नॉर्मली ब्रेक्स ले लेने का कोई इशू नहीं होता, एंड वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ह्यूमंस ओनली, हम रोबोट तो नहीं है कि रोज टारगेट्स अचीव होंगे, तो आपको बफर टाइम रखना चाहिए। अभी मैंने भी अप्रैल में प्लान किया था कि मेरा 15 डेज में हो जाना चाहिए 6 के 6 सब्जेक्ट्स पढ़ के, 2.5 days पर सब्जेक्ट, बट वो नहीं हो पाया मेरा। तो मैंने 4-5 दिन का बफर रखा था कि ठीक है आज नहीं हुआ, कर लेंगे अपन, बट अपना टारगेट अचीव करके ही छोड़ेंगे। तो आपको बफर टाइम रखना चाहिए, 4 to 5 days रिजर्व कर लो सब सब्जेक्ट्स के एक रिविजन के लिए, कि भाई इतना टाइम आगे पीछे हो सकता है, एंड फिर उसमें वो कवर अप कर लेने का। यज्ञ, मैं तुम्हारी बात करना चाहूंगा। जैसा तुमने बताया, पापा किसी ज्वेलरी शॉप में जॉब करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, तो सीए का माहौल रहा नहीं बेसिकली। तो कैसे उनको आज फील हुआ जब उनको पता चला कि तुम्हारी रैंक आई है और ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, उसमें दूसरे नंबर पे मेरा बेटा आया है? तो सर मम्मी पापा को कॉन्सेप्ट तो पता था कि रैंक होती है सीए में, ऐसा आता है। तो जैसे ही मतलब मैंने मम्मी को बोला कि रैंक आई, तो मम्मी मतलब फुल रो ही रही थी, एंड घर पे सिर्फ मम्मी थी, भाई ऑफिस जा रहा था, वो ट्रेन में था, तो उसको भी कॉल किया कि रैंक आई है, तो वो भी तुरंत अंधेरी स्टेशन उतर के वापस आ गया था घर पे कि रैंक आई है, घर पे आ जाते हैं। एंड फिर पापा को भी कॉल किया, पापा भी बहुत खुश थे, पापा फिर बाद में मेरे लिए रोज भी लेके आए थे मुझे फेलिसिटेट करने के लिए। तो बहुत अच्छा माहौल था घर पे, मजा आ गया। नाइस। एंड जैसे आपका भाई आपको बहुत मोटिवेट करता था, जैसा आपने मुझे बताया, सो हाउ ही मोटिवेट यू? तो सर मतलब मेरे रैंक में बिगेस्ट रोल मेरे ब्रदर का ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि
ही वॉज माई गाइडिंग टॉर्च ड्यूरिंग माई होल इंटर, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है. जब भी मुझे डिलेमा होता था कि मतलब ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, एंड कभी कभी मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते थे तो मैं उसको बोलता था ये नहीं समझ रहा है, तो ही टोल्ड मी कि देख एग्जाम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, थोड़ी चीजें छोड़नी भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि हर एक चीज आप दिमाग में रख ही नहीं सकते, रिटेन ही नहीं कर सकते. तो उसने मुझे गाइड किया कि कैसे क्या पढ़ना है एंड किस टाइम पे ब्रेक लेना है, फिर कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कितना दिन देना है, फिर लास्ट टाइम पे रिविजन्स कैसे करने हैं, फिर जैसे ही टोल्ड कि फर्स्ट रीडिंग पे आपको सब मार्क करके रखना है एंड उसके बाद से वही रिवाइज करते रहना है. तो वो सब मेरे भाई ने मुझे स्ट्रैटेजी बताई थी एंड जो भी सब्जेक्ट का रिलेटेड था, मतलब मैंने जिन जिन फैकल्टी से लेक्चर्स लिए थे वो सब मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया, तो बिगेस्ट रोल उसका ही है. आई वुड लाइक टू थैंक हिम. थैंक यू. जो यज्ञ के भैया है उनको. हिरीश, पापा सीए है एंड मम्मा भी सीए, राइट? बड़ा भाई भी सीए कर रहा है, तो सीए वाली फैमिली से है हिरीश. सो उनका रोल क्या था और क्या उनमें से किसी की रैंक आई है? पहली बार फैमिली में रैंक आई है? नहीं, पहली बार ही फैमिली में रैंक आई है एंड मेरे डैड का रैंक एक्चुअली जस्ट थोड़े मार्क्स से रह गया था एंड उनका हमेशा से ड्रीम था कि उनको रैंक लाना है. तो आई थिंक आज मेरे थ्रू उनका भी ड्रीम फुलफिल हुआ है. तो ही वाज वेरी हैप्पी आफ्टर आई टोल्ड हिम दैट आई हैड गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने मेरी मॉम को ही फ़ोन किया था एंड शी वाज इन ऑफिस एंड उनको मैंने बोला कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 एंड शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी and all that. And my brother also had a very important role. As he said, he was my guiding light because he suggested all the faculties. He told me about how to study each subject and how to revise also. He had given me all the guidance. So I think he played a very crucial role in my third rank. Yes. Okay. One more question. Like अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 2 ईयर ओनली आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो करेंगे, उसके बाद करना क्या है लाइफ में आगे जाके? तो सर अभी पर्टिकुलरली ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट मेरा फाइनेंस, वैल्यूएशन, फिर ये प्राइवेट इक्विटी जो इमर्जिंग है अभी, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं करूँगा तो कुछ फाइनेंस में ही करूँगा, इतना अभी सोचा है. And मेरा भी सेम ही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी, एंड आई हैव सम इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एज वेल. लाइक आई वांट टू ट्राई इट एटलीस्ट फॉर 1 or 2 years so that I can have some exposure there and then ultimately choose where I want to go finally. राइट. तो तुम लोग पहले से स्टूडेंट, जब तुम्हारी स्कूलिंग जब हुई तब से तुम एकदम क्लास में फर्स्ट आते थे दोनों, या फिर कि भाई नहीं चलो अभी फर्स्ट आए करके? कैसा था स्कूलिंग वाला अगर मैं बात करूँ तो? सो आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी बैकग्राउंड, तो हमारे फैमिली में हमेशा स्टडी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, की सबसे पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो चीज़ें करनी है. तो इसलिए स्टार्टिंग से ही मम्मी ने ऐसे ट्रेन किया था कि माई एकेडमिक्स वर वेरी गुड. मैं स्टार्टिंग से स्कूल में भी अच्छे खासे मार्क्स ले आता था एंड कॉलेज में भी 12th स्टैंडर्ड में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे. तो मेरा एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा रहा था थैंक्स टू माई मदर. उन्होंने मुझे 5th स्टैंडर्ड तक पूरा ट्रेन किया था, तो इसलिए मेरा एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट. Your? Similarly, like I was like always, I used to come first always in school only. Like I was always एकदम क्लास में टॉपर वाला बंदा करके, ठीक है. चलो, तो टॉपर वाले जो लोग होते हैं, मैंने सुना कि वो एकदम ऐसे कुछ उनकी हॉबीज या वैसा नहीं होता. ऐसे तुम लोगों की क्या हॉबीज है वो बताओ. So I like watching cricket. So whenever I have free time, I watch cricket. Then to refresh myself, I used to go to the gym after studying. So that all used to help me. And I like playing badminton also. So if my brother was free, we used to play badminton if we both had time. वर्ल्ड कप देखा इस बार? Yes. कैसा लगा? बहुत अच्छा. क्या अच्छा लगा उसमें? सबसे अच्छा मोमेंट जहाँ लगा कि यार नहीं यार ये मतलब वो उस दिन वर्ल्ड कप वाला था और आज रिजल्ट वाला है. I think I like the moment where Rohit Sharma and Virat Kohli had that hug and like वो ऐसा था ना कि full circle of life उनका हो गया था. That was very emotional as well as interesting. Like, yeah. बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग थी. Yes. वो वहाँ पे जब वो कैच लिया, हाँ, जीत के catch. लिया. तो ऐसा तुम बताओ, तो लाइक sir, क्या हॉबीज है लाइफ में? ऑल माई फ्रेंड्स नो दैट आई एम अ बिंज वॉचर. मुझे वेब सीरीज, वेब शोज, मूवीज देखना बहुत पसंद है. अच्छा. तो मैं पूरे दिन, मतलब अभी इंटर के वेकेशंस चल रहे थे, कुछ रिजल्ट का भी कुछ जब नहीं था, तो मैं पूरे दिन वेब सीरीज ही देखता था. मैंने और कुछ किया ही नहीं. कौन सी देखी लास्ट वेब सीरीज? सर अभी मैंने मिर्जापुर कंप्लीट ओ की. भाई साहब मिर्जापुर कंप्लीट किया. हमको तो मिर्जापुर एक एपिसोड देखने के बाद लगा यार क्या हो रहा है करके, ठीक है. बड़ा स्लो चल रहा था तो मैंने तो आगे देख नहीं पाया, बट मैंने पंचायत देखी उससे पहले. हाँ, सर, पंचायत भी मैंने देखी. और पंचायत इज गुड, लाइक ऐसा मतलब डिसेंट कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है और अच्छा लगता है. तो तुम्हारी फेवरेट वेब सीरीज जो तुम फेवरेट वेब सीरीज, हाँ. तो
मैंने एक वेब शो देखी है गेम ऑफ थ्रोन्स करके। अच्छा। मुझे पर्सनली उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी है, मतलब मैंने आज तक वैसी स्टोरी नहीं देखी है कोई सी भी सीरीज में, तो वो एक अच्छी है। एंड फिर एक और सीरीज है ब्रेकिंग बैड करके, अच्छा। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इट्स अबाउट केमिस्ट्री टीचर जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाहता है जब उसको लंग कैंसर हो जाता है। Okay. तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो एग्जाम के टाइम में ये सब नहीं आता था मन में कि यार चलो यार आज तो अपन एक काम करते हैं कि कोई मिर्जापुर देख लेते हैं, ऐसा हुआ कभी एग्जाम के टाइम में? मतलब वो 3 महीने में बहुत क्रेविंग हुई थी कि एक दिन मूवी देखने चले जाते हैं। तो एक दिन तो ऐसा भी आया था कि मैं जहाँ पे पढ़ने जाता था क्लासेस में, वहां से जल्दी आ गया था एक दिन, एंड घर पे बैठ के मूवी देख ली क्योंकि मैं बहुत कंटाल गया था पढ़ के। तो एक दिन मूवी देख ली, बट फिर भाई वो जो था क्रेविंग वो चला गया कि भाई वापस स्टडी करनी है, वापस पढ़ना है, एग्जाम के बाद तो यही करना है, मूवीज ही देखनी है। तो सब चीज का टाइम होता है, तो बस यस एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा नोटिस करने जैसा है, हर चीज का टाइम होता है और उस टाइम पे वही चीज करनी है। जब एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, सिर्फ पढ़ना है, और जब टाइम पास करने का टाइम है, सिर्फ टाइम पास करना है, उस टाइम पढ़ना है ही नहीं करके, ठीक है। मेरे को दोनों से जब बात हो रही थी तो ये बताया कि ये लोग सोशल मीडिया देखते थे, दिन में आधा घंटा देख लिया, बट मोबाइल का जो स्क्रीन टाइमिंग है वो आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं बात करता हूँ वगैरह, दिन में 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो रील्स देख रहे हैं एंड ऑल, तो उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके लिए सही चीज क्या है एंड गलत चीज क्या है करके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। ये जो लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, आप अगर इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, मुझे इन दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा जब ये बोले कि सर हमने जब लास्ट आपका AR1 वाला इंटरव्यू देखा था तो हमने ये लिए सोचा था कि यार अपन यहाँ जाके बैठेंगे करके, ठीक है, सर से बात करेंगे, और वो आज जो है इनके लिए लाइक वो रियल में चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को जी रहे हैं, बस वैसी वाली बात है। तो आपके लिए भी ये मोटिवेशन होना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए भी होनी चाहिए, आपको भी ये लगना चाहिए कि अगली बार बीबी सर से जाके हम मिलेंगे, ऐसे बात करेंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज़ योर मोटिवेशन, ये आपके लिए होना चाहिए। ऐसी क्या चीज है, 2-3 पॉइंट कि सर ये अगर कर लेना तो बंदा रैंक ला ले या पास हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कुछ तो ऐसे थंब रूल होते होंगे। तो व्हाट यू वांट टू से? I think the topmost thing, the first thing that everyone should do is have discipline. I think nothing beyond discipline is like we need discipline to crack the CA Inter exams and with a rank especially. And we must have a priority set. As we said that जब पढ़ रहे हैं तब पढ़ना है, and खेल कूद का भी टाइम आएगा. After the exams we had 2 months where we were only like doing time pass, we were watching movies, going out with friends. So everything has a time. So when we are studying, put entire focus on studies. And I think from the first day itself, plan for the 1.5 days in the end. Okay. Mark the sums which you can revise in the 1.5 days, because up till now, till foundation, we could skim through everything before the exams. But inter, the syllabus is so vast that in 1.5 days, you cannot see everything. True. So mark the things which you need to see again on the last day. And I would say give mock tests, because that would give you the feel of the exam and how to present your answers, because one is knowing what to write and other is how to present. True. And within the time frame. So mock tests really helped me, I would say, because when I had written my first mock test, I didn't score that well. But then I saw that where I was making mistakes, where I could improve my presentation, and how I could manage time better, like when to attempt the MCQs and all that we can plan during the mock test, because exam is not, we can't give the exam as a first exam. So yeah, that I would like to say. Right. Some rule कि भाई ये कर लो बस हो जाएगा. The foremost rule is consistency. मतलब आपको रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन 2 घंटा पढ़ लिया फिर नेक्स्ट डे सीधा 8 घंटा फिर वापस 3-4 घंटा. रोज कंसिस्टेंटली 5-6 घंटा पढ़ो या फिर 8 घंटा पढ़ो, जो आपका टाइम स्लॉट है. बट रोज एक टोन सेट कर लो कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है एंड ये कंप्लीट करना है. एंड सेकेंड थिंग इज एज ई टोल्ड कि नो योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ. एंड मतलब आपका कौन सा कंफर्ट टाइम है, आप किस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हो, उस टाइम पे जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ो. एंड कोर्स पूरा कवर करना है. मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी देखा है कि वो लोग चीज़ें छोड़ के जाते हैं. अब पेपर 100 मार्क्स का आता है, उसमें से अगर आप छोड़ के ही जा रहे हो तो आप अटेम्प्ट करोगे 80 मार्क्स का एंड यू एक्सपेक्ट कि यू विल गेट 70 आउट ऑफ 80. दैट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप 100 मार्क्स का पढ़ के जाओगे तब जाके आप 100 मार्क्स का लिखोगे, तब जाके 80 मार्क्स आएंगे. तो टू स्कोर वेल एंड टू गेट अ रैंक आपको कोर्स पूरा कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से. कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए. एंड अभी छोड़नी इन द सेंस कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी मत छोड़ो. मतलब जो थोड़ी अननेसेसरी चीज़ें होती है, जो अभी फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर पे इतना फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. तो हर चीज़ नहीं पढ़नी है, बट
जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। एंड थर्ड थिंग इज मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 या 2 तो देने ही चाहिए, क्योंकि उससे आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। एंड थर्ड थिंग इज एज ही सेड कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली इफ यू आर टेकिंग मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन आप कुछ भी लो, डिसिप्लिन इज मस्ट, क्योंकि ऑफलाइन में भी डिस्ट्रैक्शन इज आप दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती कर सकते हो, तो उसमें आप लेक्चर पे ध्यान ना दो। एंड ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन इज आप सिर्फ घर पे बैठे हो, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, लाइक आप ब्लैंक हो। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भले ही एक दिन कभी बीमार हो जाते हो, बट ट्राई करो कि थोड़ा सा पुश करे खुद को, पढ़ ले। ऑफकोर्स ब्रेक्स आर नेसेसरी, बट ऐसा भी नहीं हो कि पूरा दिन ब्रेक ले लिया। एटलीस्ट 1-2 घंटा ट्राई करो जिस दिन डाउन होते हो। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. So yeah, to add one more point, like I think planning is the key. Like have a plan for yourself and keep at least 2 to 2.5 months for self-study. Because many of my friends I know, they didn't complete the syllabus only on time. So फिर you don't have time for self-study. And I think after the lectures, एक बार खुद से पढ़ना is a must. You need to do self-study because during the class we have your guidance. You will help us solve the sums. But when you sit to study on your own, you are not able to click the sums. You have to do some self-study before the exams. Exactly. So 2 months is essential at least. ट्रू। सो जैसे आप सम्स के बारे में बोल रहे हो, मैं आपकी मार्कशीट देख रहा था, स्कोर 98 मार्क्स इन कॉस्टिंग। मतलब 98 मार्क्स, मतलब एग्जामिनर ने 2 मार्क्स कहीं काटे हैं, ठीक है, बाकी सब में आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल ही रहे हैं कॉस्टिंग में। सो यू वर एक्सपेक्टिंग दैट कि 98 कॉस्टिंग में आएगा, एंड दूसरा आने के बाद लाइक क्या ऐसा किया, कैसे किया तुमने उसके बाद? और एक और मैं क्वेश्चन दोनों को साथ में पूछना चाहूंगा, इस बार FMSM का पेपर शायद थोड़ा ट्रिकी या डिफिकल्ट था जैसा बच्चे बोले, तो हाउ यू मैनेज दैट पेपर इन एग्जामिनेशन? या सो स्टार्ट। So costing, I was actually expecting 96, 97 only because, and I know where my marks were cut because we had a theory question which was compulsory, and I hadn't done theory well, so that's where my 2 marks went. I know that, and I was confident of the practical कि मैंने सब कुछ सही किया है, so I knew that I would get in above plus of 95. So that was there, and I would really like to thank Rahul Garg sir because he had broken down the whole costing syllabus into concepts. Okay. So even if you don't like, once we have done the sums, even if we read the concept notes, you'll have with the formulas and all, so you'll get a hang of what you need to do in the sum. So that helped for quick revision. And we had something to revise on the last day because costing is a vast subject and you don't know which sums to revise on the last day. Exactly. So when you have broken down it into concepts, it becomes easier to revise. Correct. And about the FMSM paper, so FM paper I would say was on the tougher side, and more than tough, I think it was very lengthy. Okay. So when you attempt FM first, almost my 2 hours went in FM. Okay. Yeah. Then I had to buckle up for SM, and then I think मेरा पेपर आई थिंक 2-3 मार्क का छूट भी गया था SM का, बट FM आई थिंक वाज स्लाइटली ट्रिकी एंड ऑन द लेंथियर साइड, बट वंस आई स्टार्टेड सॉल्विंग द सम्स वो ऑटोमेटिकली it falls in place. Yeah, it falls in place. So just start doing the sums and everything will fall into place. That's what I'll say. FM SM। तो सर FMSM में मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरी भी फट गई थी पेपर देखने के बाद कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैंने जो केस स्टडी देखी थी ना, मतलब मैं केस स्टडी कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करता था पेपर के। मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पेपर किया, उसमें भी वो स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा है, बोला क्या हो रहा है ये सब। फिर मैंने जब बीच में केस स्टडी उठाई, सर वो इतनी लेंदी केस स्टडी थी ना 10 मार्क्स की मतलब उसमें आधा घंटा चला गया। ठीक है, उसमें आंसर्स आए मेरे, ऐसा नहीं, एंड वो ट्रिकी भी थी केस स्टडी, आंसर्स आ गए कैसे भी निकाल के, बट उसमें इतना टाइम कंज्यूम होगा ना कि एज ई सेड पेपर लेंदी हो गया उसके कारण। फिर मेरा पेपर आई स्टिल एटलीस्ट 5 मिनट्स पहले खत्म हुआ, एकदम एच पे खत्म हुआ पेपर। तो लेंदी बहुत था, बट आई वुड से कि उस टाइम पे आपको आपका काम रखना है कि कुछ अपन कर नहीं सकते, अब पूरे इंडिया के लिए वैसा पेपर है ना, तो वो खुद को बोल के शांत कर देने का खुद को कि भाई पूरे इंडिया के लिए ऐसा पेपर है, अपन कुछ खास नहीं है। लास्ट पेपर है आज। हाँ, लास्ट पेपर है, उससे आज जाके घर पे जाके रिलीफ मिलेगा। सो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको देख रहे बहुत सारे फाउंडेशन के विद्यार्थी, फाउंडेशन के स्टूडेंट अभी एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है, एंड रिजल्ट के बाद इनका भी यही एम रहेगा कि रैंक लानी है, पास होना है। तो आप पहले तो इनको थोड़ा गाइड करो, एंड मैं बताऊं आपको, कभी भी कोई बच्चा फोन करता है उसको गाइड करना है, ठीक है, अगले 2 साल तक करके, ठीक है। इनके नंबर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, और आप इनको कॉल करिए, और कॉल करके आपको जहां जहां गाइडेंस चाहिए आपको बोलना कि भैया मुझे यहाँ पे आप बताओ मैं कैसे करूं, ठीक है। दे विल हेल्प यू। हेल्प नहीं करे तो बोलना कि बीबी सर ने बोला था इंटरव्यू में हेल्प करने का, तो हेल्प करनी पड़ेगी, दे विल हेल्प यू। तो पहले तो उनको थोड़ा गाइड करो कि लाइक क्या, टेक इट सीरियसली, बिकॉज क्या होता है, फाउंडेशन पास हो गए ठीक है,
बट अल्टीमेटली और सीए में जो एंट्री होगी ना वो इंटर के बाद होगी, एंड इंटर के बाद सच में बता रहा हूँ लाइफ सेट है तुम्हारी। अभी 2 साल आर्टिकलशिप रहेगी, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा, घूमने को मिलेगा, अच्छी। और क्या होता है ना, पढ़ना सुबह ओनली 3 घंटा ही पढ़ना है, बाकी उसके बाद में अपन जब इंटरमीडिएट ये क्या बोलते हैं आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा उसके बाद फाइनल का एग्जाम आएगा। तो इट इज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया वाला टाइम अगला 2 साल आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो जस्ट गाइड देम कि फटाफट इंटर कैसे क्रैक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट से टेक अ चिल पिल फाउंडेशन स्टूडेंट्स, अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ है, इतना रश में मत जाना कि अब भी मुझे कोचिंग चालू करनी है। आई वुड से 15-20 दिन का ब्रेक इज नेसेसरी, क्योंकि उसके बाद लाइफ थोड़ी हेल होने वाली है। ये मैं बोलने वाला हूँ, इंटर में लाइक 9 मंथ्स आपको बहुत स्लॉग करना पड़ेगा। तो अभी आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एंड वेन एवर यू चूज टू गो फॉर एनी क्लासेस बीट ऑनलाइन और ऑफलाइन, प्लीज अपने दोस्तों के इसमें मत आना कि मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा है मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, साथ में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप लोग जो भी फैकल्टी का या फिर जिधर भी क्लासेस लोगे, पहले उनके आराम से डेमो लेक्चर्स देखना। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही क्लासेस या एक ही फैकल्टी के डेमो लेक्चर्स देखी, सबके डेमो लेक्चर्स देखना। देन देखना कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कंफर्टेबल है, मतलब जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, एंड फिर उसको सिलेक्ट करना क्लासेस को, बिकॉज क्लासेस पे अ मेजर रोल। मतलब ऑफकोर्स सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरे हिसाब से अगर आपको सही गाइडेंस मिले कि कैसे पढ़ना है, वो टीचर्स ही बताएंगे, तो दैट इज अ बिग रोल। तो क्लासेस अच्छे से चूज करना। एंड जब आप इंटर में आएंगे तो थोड़ा फाउंडेशन का जो अपना कैजुअल एटीट्यूड रहता है वो थोड़ा सा आपको लीव करना पड़ेगा, क्योंकि इवन मैं भी थोड़ा फाउंडेशन में ऐसा था कि हाँ कर लेंगे, बट वैसा इंटर में नहीं चलेगा। इंटर में आपको रोज जो पढ़ा है पैरेलली रिवीजन करते रहना, तो आपको 3 महीने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लास्ट के 3-4 महीने पढ़ के पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला वैसा। मतलब हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जो लोग 3-4 महीने पढ़ के भी पास हो जाए, बट मेरे हिसाब से इट्स अ जर्नी ऑफ 9 मंथ्स ओनली। तो आपको रोज जो पढ़ा है वो पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट, एंड ऑल द बेस्ट। हरीश, So to add further, yeah. So don't just select the faculties because your friends are choosing those faculties. Watch demo lectures for at least 2-3 faculties and make a decision for yourself. Which teacher matches your wavelength? Which teacher is able to create that interest in you for the subject? Sure. And I think till foundation we were in our comfort zones because अकाउंट्स मैथ्स हमने 12th तक पढ़ा होता है, तो वो नया फीलिंग नहीं आता। बट इन इंटर यू हैव मेनी सब्जेक्ट्स विच यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, so give yourself time and go into the depth, don't go into the conceptual clarity and not just focus on learning things, because if you learn you won't be able to remember it because the syllabus is very vast. Sure. So that I would like to say. And about we have early bird batches going on in Mumbai, like we have that, so just don't follow that. Give yourself time, rejuvenate yourself for what's coming ahead, and make a wise choice for your classes. And yeah, all the best to you and you'll do great. And I would like to add on to what he said, ki as he said, focus on understanding things. Yes, that is very correct, but आप लोग को इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेगी। लाइक जो थियरी सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एसएम हो गया, ऑडिट हो गया, इसमें आपको चीज़ें आई वुड ब्लंटली से रटनी भी पड़ेगी। दैट इज़ फॉर श्योर, मतलब नो वन कैन डिनाई दिस की रटना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट वेरी मच कि हमें कुछ रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। एट द एंड ICAI का पैटर्न है कि उनको वर्ड्स चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए, तो उससे ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको चीज़ें रटनी भी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोला कि कंप्लीटली आपको 100% रट्टा मारना पड़ेगा, बट चीजें समझ के लर्न तो करनी ही पड़ेगी। तो हर सब्जेक्ट में है ऐसा, जैसे अपन DT की बात करते हैं, सैलरी में अब लिमिट्स है, तो लिमिट्स कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज लाइक आपको रटना ही पड़ेगा कि मोटर कार के लिए परक्यूजिट की वैल्यू ये है, हाउस के लिए ये है। तो आप लोगों ने DT पढ़ा, यू वांट टू से समथिंग अबाउट द डायरेक्ट टेक्स्ट का, जैसे मैं लिखवाता था आप लोगों को, आपने लिखा पूरा? हाँ सर, पूरा। तो यू वांट टू से समथिंग, आपने रिवीजन लेक्चर भी डाला था, सुपर 30 पे दिया था, तो यू हैव एक्सप्लोर दैट सुपर 30 ना? तो सर DT मतलब मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस था DT में, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर चीज लिखवाते थे, तो उसमें खुद की राइटिंग पढ़ने में एक अलग मजा आता है। तो जैसे ही इवन मैं तो मतलब मैंने कॉम्पैक्ट लास्ट के 3 महीने रेफर की थी, तो मैं जैन तक तो मेरे नोट्स से ही पढ़ रहा था, तो मुझे इतना कंफर्ट आ गया था ना मेरे नोट्स पे कि मैंने सोचा कि एग्जाम में भी उससे ही पढ़ूंगा। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने हर चीज लिखवाई थी। एंड कॉम्पैक्ट तो बेस्ट बुक, मतलब 150 पेजेस में कोई DT समराइज कर दे, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। एंड दैट्स इट। Yeah, so I would say I think you should write with the classes, because
it increases your focus as well, because you're not watching Netflix की हाथ पीछे करके ऐसा अपन lecture देख रहे हैं. You have to write along with the classes, and even the sums which sir tells you to do as homework, I used to write those because वो format एक mind में बैठ जाता है. And writing is crucial, I think, because presentation is important. And I think your classes had the perfect balance of fun teaching as well as great conceptual clarity. So it was a pleasure learning from you, and I think one of the best decisions I made about the classes. Great यार, थैंक यू. इट्स ऑल ड्यू टू योर हार्ड वर्क. आप कर रहे हैं. मैं जब लिखवाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लिखवा क्यों रहे हो, ये कॉम्पैक्ट में भी तो ही रखा है. बट क्या होता है ना, इंटर के बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको कनेक्ट करके रखना 2.5 घंटे तक 3 घंटे तक एक साथ में रखना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसी पार्ट को लिखवा देता हूँ तो बच्चा लिख लेता है. तो पहले सुना, फिर उसने लिखा. बहुत बार क्या होता है जब मैं लिखवाता हूँ तो आपका दिमाग भी चलता है कि शायद अगली लाइन में ये लिखवाएंगे, इसको ऐसे लिखवाएंगे, तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है. और बाकी आप लोगों ने सच में बहुत अच्छा किया है. रियली आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सीए फाइनल में भी वापस ऐसे ही बैठे हम लोग यहाँ पे और वापस इंटरव्यू करेंगे सीए फाइनल के बाद में. एंड गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. आप फ्यूचर में बहुत आगे जाओ, इतना आगे जाओ ना यार, लाइक मुझे लगे कभी यार कि इस बंदे का मैंने इंटरव्यू लिया था करके. ठीक है, हम लोग साथ में स्टूडियो में बैठे थे, इंटरव्यू लिया था, बातें की थी, चाय पी थी हम लोगों ने साथ में. वो सब चीज़ें होनी चाहिए. सो गिव योर 100%. और जब इंटरमीडिएट हो गया है तो उसके बाद भी अपने को ऐसा नहीं है कि भाई अपन उड़ने लगना है, नहीं. ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंडेड. आप हमेशा ग्राउंडेड रहे, आगे बढ़े करके. दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए इस दुनिया में. वर्ल्ड में इंडिया जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो मैं देखना चाहता हूँ आप जैसे लोगों को कि देखो मैं 10 साल बाद का इस कंपनी का सीईओ है या इस कंपनी का सीएफओ एंड ऑल. सो थैंक्स अलॉट यज्ञ एंड हिरेश आपको ये टाइम देने के लिए. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाउंडेशन वाले स्टूडेंट. एंड होप सो ये जो हमारे बीच में जो बातचीत हुई है आपको अच्छी लगी होगी. और अगर ये अच्छी लगी हो तो ये वाला चैनल है उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो. थैंक्स अलॉट. थैंक यू.